हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एल्यूटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी इस फटाफट रिवीजन सीरीज में वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज फ्रॉम द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का फोर्थ वीडियो है जहां पर हम 10 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। With reference to the proposals of Cripps Mission, consider the following statements. Cripps Mission बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग है इन दी लास्ट डेकेड ऑफ द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो क्रिप्स मिशन के बारे में आपको यहाँ जो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है वो आपसे पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 says the constituent assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. स्टेटमेंट पढ़ने में बिल्कुल सही लग रही है आपको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ओवर होता है तो ब्रिटिशर्स ने हमें प्रॉमिस किया कि हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके देंगे। उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे आपकी प्रोविंशियल असेंबली से भी और जो प्रिंसली स्टेट्स है वहां से भी। लेकिन यहां छोटी सी गड़बड़ कर दी गई, वो क्या है? दैट दीज मेंबर्स वुड बी नॉमिनेटेड। नॉमिनेट किए जाएंगे मेंबर्स, नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। दीज मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स आपके असेंबली से भी आएंगे। तो जो असेंबलीज हैं प्रोविंशियल असेंबलीज, वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से जो वहां के मेंबर्स हैं असेंबलीज के, वो लीडर्स को इलेक्ट करेंगे और वो लीडर्स जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां से नॉमिनेट होंगे मेंबर्स। प्रिंसली स्टेट्स में जो भी रूलर्स हैं, प्रिंसेस हैं, दे विल नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये उनका प्रपोजल था। सेकंड प्रपोजल, एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन would be free to sign a separate agreement with the Britain, right? कि अगर कोई भी प्रोविंस है या कोई प्रिंसली स्टेट है जिसे नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आता है, तो वो अलग भी रह सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि वो नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करे, और वो ब्रिटेन के साथ अलग से भी एग्रीमेंट कर सकता है। ये प्रपोजल डाला था उन्होंने। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहां पर इलेक्टेड की बात हो रही है। इलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बट नॉट नॉमिनेटेड, राइट? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, With reference to the Indian history, consider the following statements. इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? The Dutch established their factories, warehouses at the east coast on lands granted to them by the Gajapati rulers. तो डच वन ऑफ द अर्लीस्ट यूरोपियंस थे जो आते हैं इंडिया के अंदर, वन ऑफ द अर्लीस्ट। एंड उन्होंने इंडिया के ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट दोनों जगह पर जाकर के अपनी जो हैपनिंग्स हैं उनको वहां पर उन्होंने बनाया, फैक्ट्रीज को बनाया, वेयरहाउसेस को बनाया। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और वेयरहाउसेस बनाए हैं वो उन्होंने गजपति रूलर्स की परमिशन से नहीं बनाए। बिकॉज गजपति रूलर्स दे रूल्ड द एरिया ऑफ मॉडर्न डे, जो हमारा उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, छत्तीसगढ़ वाला जो ईस्टर्न कोस्ट का जो रीजन है, वहां पर गजपति रूलर्स थे बाय 1540 तक। ये जो गजपति डायनेस्टी थी, गजपति किंगडम था, वो डिसॉल्व हो चुका था। जो डच आते हैं, डच तो 1601 के अराउंड आते हैं, तो डच आते हैं आपके 17th सेंचुरी में, लेकिन गजपति रूलर्स ऑलरेडी 16th सेंचुरी में जो है वो डिसॉल्व हो चुके थे। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो 1 आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. Yes, absolutely. He was the one who conquered the Goa from the Bijapur Sultanate. English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagara Empire. Vijayanagara Empire के जो नायका रूलर्स होते थे, नायका रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, उनसे परमिशन लेकर के मद्रास में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है एंड दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। और ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर आपको दे दी है कि गजपति रूलर्स जो थे वो 1541 के अराउंड, 1550 के अराउंड जो है वो खत्म हो चुके थे। और इसके बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1601 1602 में आती है भारत के अंदर। ठीक है, 1567 में अल्फांसो एल्बुकर्की गोवा को कैप्चर कर लेते हैं और गोवा जो है वो इंडिपेंडेंस 1947 के बाद तक भी कैप्चर्ड रहता है अंडर पोर्टुगीज, राइट? एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मद्रास में नायका रूलर्स की परमिशन के बाद अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स हैं जो लाए गए बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, 3 मेजर सिस्टम्स, जमींदारी, रेवतवारी और महलवारी, इनको लाने के लिए कौन से इंग्लिश ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट हैं, इंस्ट्रूमेंटल हैं, वो चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जमींदारी सिस्टम के लिए सर जॉन शोर, रेवतवारी के लिए होल्ट मैकेंजी एंड महलवारी के लिए थॉमस मिंटो। ये हमने आपको 3 पेयर दिए हैं। इसमें से अगर इनकरेक्टली पैच पेयर की बात करोगे तो यहां पर रेवतवारी और महलवारी सिस्टम्स के ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको हमने इंटरचेंज कर दिया है। Mahalwari is associated with the Holt Mackenzie and Rayotwari with Thomas Munro. That is why correct answer will be option number B 2 and 3 only. So यहां पर आप देख सकते हो
जमींदारी सिस्टम के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस टाइम पर इंडिया में गवर्नर जनरल हैं, एंड सर जॉन शो, दीज आर द टू पीपल हु आर पायनियरिंग दिस. रेवतवारी बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, एंड महलवारी बाय होल्ट मैकेंजी, लॉर्ड वेलेस्ली एंड रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग. ये जो रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग हैं, इनको फादर ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया या फादर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम्स इन इंडिया भी बोल दिया जाता है. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम्स इन इंडिया, योर आंसर विल बी आर.एम. बर्ड या रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनमें आपको तीन आइडियोलॉजीज कह देना चाहिए. आपकी जो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, उसमें आती है एक मॉडरेट और आती है आपकी एक्सट्रीमिस्ट, और एक आइडियोलॉजी जो उतनी पॉलिटिकल नहीं है, वो आती है आपकी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, राइट. तो यहां पर बात हो रही है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की. इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दे फर्मली बिलीव्ड दैट स्वराज कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू डायलॉग एंड पिटिशंस. ये चीज बिल्कुल पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई. देखो, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बिल्कुल पिटिशंस में, डायलॉग में कुछ ज्यादा उनका बिलीव नहीं है. उनका कहना है कि देखो, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन होना चाहिए, स्ट्राइक्स करिए, डेमोन्स्ट्रेशन करिए, अंग्रेजों से बातचीत करके कोई बहुत ज्यादा आपको नतीजा जो है मिलने वाला नहीं है, ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट ही हमारा यहां पर आंसर होना चाहिए. लेकिन फिर भी हम तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं, तीनों ऑप्शंस को देख लेते हैं, बिकॉज कभी भी एग्जाम के अंदर भी आप ये गलती मत करना कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी पढ़ के तुरंत आंसर लगा दिया. सारे चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके बाद आपको अपना फाइनल आंसर लगाना है. भले यू आर 100% श्योर दैट द ऑप्शन इज द राइट आंसर, बट स्टिल यू हैव टू रीड ऑप्शन बी, सी, डी, राइट. बी ऑप्शन कह रहा है कि इंस्पायर्ड बाय इंडियाज ग्लोरियस पास्ट. ये तो देखिए बिल्कुल सही है. इंडिया के नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, वो इंडिया के पास्ट को ग्लोरीफाई करती थी. डीप फेथ इन कैपेसिटी ऑफ मासेस, यस, दे वांटेड मोर एंड मोर मास पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. दे वांटेड टू बिल्ड अ मॉडर्न इंडिया इन व्हिच ब्रिटिश हैड नो रोल टू प्ले. यस, वो चाहते थे कि जो नया भारत बनेगा, उस नए भारत के अंदर आउटसाइडर्स का, खास तौर पे यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स का कोई खास जो रोल है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर यहां पर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Next, question number 5. Which leader said that the Montfort reforms were unworthy to be offered by England or to be accepted by India? मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की यहां पर बात हो रही है. इन रिफॉर्म्स से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन लीडरशिप वाज नॉट हैप्पी, और उन्होंने इन रिफॉर्म्स को जो एक तरीके से उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था. और इसको लेकर के महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जीके गोखले या एनी बेसेंट, किसने कहा कि ये अनवर्दी है इंग्लैंड का ऑफर करना भी और हमें इसे एक्सेप्ट करना भी? द आंसर वुड बी एनी बेसेंट. Annie Besant was the leader who said that these reforms are not at all worthy to be given or to be offered and to be accepted. Right? Next, आगे के 5 क्वेश्चंस को बताने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट EduTap हैज हैड अ वेरी क्रेडिबल एंड अ वेरी illustrious रिकॉर्ड. हमने लास्ट टाइम भी जो ईओ का एग्जाम हुआ है, वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन में मदद की. हमारे कोर्स के थ्रू, हमारे इंटरव्यू का जो हमारा प्रोग्राम था, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों ने हमसे गाइडेंस ली और हमने उनकी मदद की in order to achieve success, and this time also we want to repeat that same record. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे वो कोर्सेज की फॉर्म में, चाहे यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हों, वो भी इस बार एग्जाम्स के अंदर सेलेक्ट जरूर होने जा रहे हैं. एंड वी आर गोइंग टू डू दिस अगेन, एंड वी जस्ट वांट दैट यू शुड बी अ पार्ट, कि अगली बार जब हम ऐसी वीडियोस आपको दिखाएं, ऐसी फोटोज आपको दिखाएं, तो उसके अंदर आपका भी एक फोटो हो, आपका भी उसके अंदर नाम हो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. दैट द मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी वाज सेट अप इन कलकत्ता बाय. मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी एक सोसाइटी स्टार्ट की गई इन ऑर्डर टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन, द वेस्टर्न एजुकेशन, द साइंटिफिक एजुकेशन अमंग द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. और ये एस्टैब्लिश किया गया था बाय नवाब अब्दुल लतीफ. नवाब अब्दुल लतीफ उस टाइम बंगाल में, ही वाज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल लीडर एंड एन इंटेलेक्चुअल. और उनका कहना था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को. जो रिलीजियस एजुकेशन है वो तो मिले, लेकिन साथ साथ अगर मॉडर्न एजुकेशन को नहीं मिलेगी, देन दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड एज अ कम्युनिटी व्हेन कंपेयर्ड टू हिंदूज और पारसीज और सिख्स और जैन्स, राइट. सो दे वांटेड कि मॉडर्न एजुकेशन शुड बी गिवन टू मुस्लिम्स आल्सो. नेक्स्ट, Which among the following are associated with the formation of उत्तर प्रदेश किसान सभा? उत्तर प्रदेश किसान सभा को फॉर्म करने में इनमें से कौन से लीडर्स इंस्ट्रूमेंटल हैं? गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी या केना सरकार? तो गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी, दीज आर द लीडर्स हु आर एसोसिएटेड विद द उत्तर प्रदेश किसान सभा. जो पेसेंट्स हैं उत्तर प्रदेश के, यूनाइटेड प्रोविंसेस के, नॉर्दर्न प्रोविंसेस के, उनको उनकी कंडीशन अच्छी हो, उनका रेवेन्यू जो है उनसे कम दिया जाए, उनकी बेटरमेंट हो, इसके लिए किसान सभा बनाई गई थी. केना सरकार जो है, केना सरकार इज एसोसिएटेड विद द रंगपुर अपराइजिंग.
Rangpur uprising again was for the betterment of peasants, but this uprising was somewhat violent in nature as compared to the किसान सभा. किसान सभा मूवमेंट जो है वो बिल्कुल आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट है, राइट, एक रिफॉर्म टाइप की मूवमेंट है. लेकिन जो आपकी रंगपुर अपराइजिंग है वो थोड़ा सा वायलेंट रूप भी ले लेती है. और यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो अंग्रेजों के साथ साथ जो उस टाइम के लैंड होल्डर्स हैं, अपर कास्ट हैं, वो भी इसके अंदर जो है फंस जाते हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रीटेड एज अ रिजर्व सब्जेक्ट. तो वहां पर सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था. एक थे रिजर्व सब्जेक्ट. रिजर्व सब्जेक्ट कौन है? जो डायरेक्टली जो गवर्नर है प्रोविंस का उसके अंडर आएंगे, और वाइसरॉय जो कह लीजिए नेशनल लेवल पे उसके अंडर आएंगे, गवर्नर के अंडर आएंगे, उस वो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली ओवरसी करेंगे. लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उसको लेकर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर मिल गई कि वो भी रूल बना सकते हैं. तो यहां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस. आउट ऑफ दिस अगर आपको ये डिसाइड करना है कि अंग्रेज कौन से सब्जेक्ट अपने पास रखना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट्स रखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहां पर जस्टिस इंपॉर्टेंट है, लैंड रेवेन्यू अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पुलिस, क्योंकि उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की एक्टिविटीज को कर्ब करना है तो उसके लिए पुलिस भी उनको चाहिए. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप करिए ना करिए उससे अंग्रेजों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने ये सब्जेक्ट दे दिए कि आज जाइए इंडियंस आप खुद इस पर रूल बना लीजिए, बाकी तीनों चीजें जो है वो हमारे पास रहेंगी. तो अगर रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर 1, 3 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर. तो अगर हम इन सभी सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर है, फाइनेंस है, लैंड रेवेन्यू है, इरिगेशन है, ये सारे जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट थे. और ट्रांसफर सब्जेक्ट में एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड रास बिहारी बोस. हु ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी? गदर पार्टी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी है और इसके साथ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो रास बिहारी बोस is the person who is directly associated with the Ghadar party. He was also associated with the Indian National Army जो हमारी INA है उसके साथ भी एसोसिएटेड थे. बीके घोष की अगर हम बात करते हैं तो ये बंगाल साइड में ही was active and he was also a member of the he was also behind the weekly जुगांतर. ठीक है, तो जुगांतर के थ्रू अपनी एक्टिविटीज को जो कर रहे थे. जोगेश चंद्र चटर्जी जो है वो एचआरए के साथ और अनुशीलन समिति ऑफ बंगाल इसके साथ एसोसिएटेड थे, गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं थे. ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया. लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़कर जा रहा हूं. हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड लेडी का निकनेम किसको दिया गया है? विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू या उषा मेहता? सो कमेंट करके मुझे बताओ कि हु अमंग दीज 4 illustrious ladies is also nicknamed as the grand old lady of India? राइट, आपके आंसर्स का मुझे वेट रहेगा. और अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दीज 3 कोर्सेज दैट वी हैव ऑफर्ड फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशंस, जिसमें एपीएफसी और ईओओ दोनों ही पेपर्स को टारगेट करते हुए आप इसमें से कोई कोर्स ले सकते हैं, जिसमें एक मास्टर पैक है इंक्लूडिंग एवरीथिंग A to Z फ्रॉम रिक्रूटमेंट टेस्ट टू इंटरव्यू. आपका टेस्ट सीरीज प्लस है जिसमें टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको यूनिक कंपोनेंट्स लाइक आईआर, लेबर लॉ, अकाउंट्स, इसके पूरे कंपोनेंट्स मिलते हैं. और सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं दैट इज आल्सो सेपरेटली अवेलेबल. ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज इज आल्सो इंक्लूडेड इन द मास्टर पैक एज वेल. राइट, सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू गिव यू. प्लीज कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड. जय हिंद एंड जय भारत.